क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? गवर्नमेंट जॉब इतनी आसान है? जो भी देखो पढ़ाई कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहा है। कोई टारगेट फिक्स किए हो? नहीं। कोई बी प्लान है? अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो? नहीं। फिर कोई स्ट्रेटजी बनाए हो गवर्नमेंट जॉब कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं? कुछ नहीं। फिर कैसे लगता है आपको कि आप जो है क्रैक कर पाएंगे गवर्नमेंट जॉब? आपको पता है कितना कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब में? एक पोस्ट, एक वैकेंसी निकलती है, उसके पीछे 100-100, हज़ार-हज़ार लोग जो है कि अप्लाई करते हैं। मतलब एक सीट पर 100-100 लोग हैं। और ये वो 100 लोग हैं जो कुछ तो इस 100 में से इसी साल तैयारी करना शुरू किए होंगे, कुछ 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, और इस बार जो इस साल से होंगे वो तो उनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही होगी। अगर उनमें आप भी शामिल हो रहे हो तो आप भी सोच लो आप कहाँ पर हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हैं तो आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी अपनानी होगी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपको बिल्कुल सटीक जॉब दिलवाने में मदद कर सके। और जानते ही हैं कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो लोग मेहनत करते हैं सक्सेस उन्हीं की झोली में आता है। तो यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करनी होगी, कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, यहाँ पर कुछ अपनी आदतों में भी बदलाव लाना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। पहली बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं तो जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। सबसे पहले तो आपको कौन सा गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने जाना है, पहले तो इसको डिसाइड कर लीजिए कि हमको इसी फील्ड में जाना है या इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। ये मत तय करिए कि अरे ये नहीं हुआ तो चलो उसमें भी ट्राई कर लेते हैं, उसमें भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल डेफिनेट हो जाइए कि मुझे इसी में ही जाना है। क्योंकि अगर आप एक तय करेंगे तो बाकी अपने आप हो जाएगा, लेकिन पहले एक तो तय करिए कि मुझे इसी में ही जाना है। अब उसको चाहे 1 अटेम्प्ट में निकालिए, चाहे 2 अटेम्प्ट में निकालिए, 3 अटेम्प्ट में निकालिए, चाहे जैसे भी करके बस उसी में ही जाना है, तब तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप ये सोचकर गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करने जा रहे हैं कि चलो इसमें नहीं निकलेगा तो उस वाले में ट्राई कर लेंगे, उसमें नहीं निकलेगा तो उस वाले ट्राई में करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं तो मत जाइए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने। समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो डेफिनिट हो जाइए कि मुझे इसी में तैयारी करनी है। अब जब तैयारी करने के लिए डिसाइड कर लीजिए तो पहला तो यही काम है, सबसे बड़ा काम यही है, क्योंकि हम कोशिश कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। तो पहले डेफिनिट हो जाइए, उसके बाद अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, जब उसका नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करिए। अब उस सिलेबस में देखिए कि आपके ग्रेजुएशन से कौन से कोर्सेस, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ग्रेजुएशन से मैच कर रहे हैं, और उन सब्जेक्ट्स में कौन सा ईज़ी है, सबसे पहले उसको चूज़ करना है। ठीक है? तो पहले इनको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद जो है कि सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, कैसे तैयारी करना है, स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। उसके बाद जो पहला स्टेप है, वो तो मैंने बता दिया आपको कि डाउनलोड करना है। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपको क्या-क्या स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। तो अगर आप फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो ये कम से कम 5 चीज़ें तो मेन हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहला सिलेबस बता ही दिया है। दूसरा होगा कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे उसका प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर ज़रूर ले आइए। सॉल्व पेपर लाने का क्या मतलब है या क्यों कह रहा हूँ मैं? एक तो सॉल्व पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कितना डीप बनता है, ये हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कभी-कभी क्या है गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व पेपर से तैयार करते हैं तो आपको
जो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे तो वो मिल जाएंगे, तो ये बेनिफिट है। उसके बाद तीसरा जो स्टडी मटेरियल है आपको एक लाना है, वो है आपको स्टैंडर्ड बुक्स। मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बुक लेना है, कोई भी ऐरा गैरा नहीं, क्योंकि जो एग्जामिनर्स क्वेश्चन सेट करते हैं वो दरअसल क्वेश्चंस उठाते ही हैं स्टैंडर्ड बुक से, जिनमें स्टैंडर्ड्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह लगे रहते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो आपके अगर स्टैंडर्ड बुक्स से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एग्ज़ाम को बड़े आराम से क्रैक कर लेंगे, या यूँ कह लीजिए कि क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड बुक, तीसरी जो स्टडी मटेरियल है वो स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए। अब ये बुक्स कहाँ से मिलेंगी, इसके लिए आपको अपनी लाइब्रेरी सर्च करनी होगी, ऑनलाइन देखना पड़ेगा, जो भी है जहाँ से भी इकट्ठा कर सकते हैं इनको करिए। चौथा है, चूँकि आपके पास कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करने जाएंगे तो कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे, सभी सब्जेक्ट्स को एक दिन में आप पढ़ कर के नहीं जा सकते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स के जो मेन पॉइंट्स है, यूँ कह लो कि शॉर्ट नोट्स हैं, जो आप सॉल्व पेपर से टॉपिक सेलेक्ट करते हो, उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हो, उनके कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो उन्हें एक कॉपी पे नोट करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि स्पाइरल बाइंडिंग वाली जो मल्टी कलर वाली कॉपी आती है उसको लीजिए। उसमें 4-5 कलर के होंगे, तो एक सब्जेक्ट के लिए एक कलर चूज़ करिए, सबसे बढ़िया है। और इसमें जो है, जो सॉल्व पेपर हैं वहाँ के जो कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज लिखते जाइए, और क्वेश्चंस जो है कि सॉल्व करने के लिए अलग से व्यवस्था कर लीजिए। अलग से व्यवस्था का मतलब ये जो पांचवा दे रहा हूँ मैं, कि आपको एक रफ नोटबुक रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए रफ नोटबुक रख लीजिए, ये पांचवा आइटम है। लेकिन कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए, समझने के लिए आपको एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली मोटी सी रजिस्टर कॉपी ले लीजिए, कलरफुल, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो 5 चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं, जो सेट करने वाले क्वेश्चन सेटर होते हैं उनकी, तो वो क्या सोचकर क्वेश्चन सेट करते हैं और स्टूडेंट्स क्यों बड़े आराम से गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन सेट करने वाले एग्जामिनर के दिमाग में बात आती है कि जो क्वेश्चंस वो सेट करते हैं वो बिल्कुल बेसिक से होता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल बेसिक होता है। हम क्या करते हैं, हमें टीचर सामने वाला, पढ़ाने वाला बहुत कोशिश करता है बहुत अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन हमारा दिमाग हो सकता है उतना डीप में न जा पाए, क्योंकि हम टीचर की बात सुनते हैं, बस उतने सुन करके ही रह जाते हैं, या वो जो नोट्स दिलवा दिए वही पढ़ करके रह जाते हैं। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी ही चाहिए। यूँ कह लीजिए कि टीचर हमें बस थोड़ा सा रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर हमको उस रास्ते पर सब कुछ जानना है तो हमें बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स को खुद से पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी क्यों करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए और आपकी मैच्योरिटी के लिए भी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो एग्जामिनर के दिमाग में आता है, बेसिक क्वेश्चन का। दूसरा जो आता है वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी से खेलता है, मतलब वो ये जानता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करता है। जैसे स्टूडेंट्स ज़्यादातर यूनिट्स में गलती करते हैं, यूनिट्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं ड्यूरिंग कॉलेज, तो उस तरह के जो मिस्टेक्स करते हैं ज़्यादातर उनको ऐसे यूनिट्स चूज़ करते हैं जिनमें स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को वो वर्ड्स का मतलब ही क्लियर नहीं होता है, या क्लियर मतलब जानते तो हैं लेकिन एग्जैक्ट क्या मतलब होता है वो नहीं जानते, तो ऐसे वर्ड चूज़ करते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो एग्जामिनर के दिमाग में आता है वो ये है कि जब उसको क्वेश्चन टफ करना होता है, देख रहा है कि 4 साल 5 सालों से जो क्वेश्चन पेपर उठा रहा है उसमें क्वालिफाई करने वाले लोगों की संख्या डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, तो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को थोड़ा टफ करते जाते हैं। और क्वेश्चन को टफ कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन को टफ करते हैं एक चैप्टर की एक कॉन्सेप्ट को दूसरे चैप्टर के दूसरा कॉन्सेप्ट, दोनों को मिला करके एक नया क्वेश्चन बना देंगे, या फिर एक सब्जेक्ट के एक कॉन्सेप्ट को और दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे कॉन्सेप्ट को उठा करके उनसे मिला करके एक नया क्वेश्चन बना देंगे। मतलब इस तरह से कॉन्सेप्ट को थोड़ा टफ करते जाते हैं और क्वेश्चन जो है टफ होता चला जाता है। तो ये 3 बातें एग्जामिनर के दिमाग में रहती हैं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एग्जामिनर के इस मेंटालिटी को आपको समझना होगा। जो मैंने
आपको स्टडी मटेरियल्स 5 बताए हैं, वो इसी बेसिस पे बताए हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, और कोई भी एग्ज़ामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएगा, उसी के बेसिस पर हमने जो है कि ये पाँचों मटेरियल दिया था कि अगर आप ये पाँचों मटेरियल रखते हैं स्टडी मटेरियल, और कॉन्सेप्ट जो है अपनी कॉपियों में उसी अकॉर्डिंग नोट करते जाते हैं, जितना डीपर क्वेश्चन पूछा जाए उतना डीपर जो कि उसमें आंसर लिखते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जामिनर की माइंडसेट को पकड़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये हो गया कि आपके पास क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए और एग्जामिनर का क्या माइंडसेट होता है, जिसके बेसिस पर आप उनको क्रैक कर सकते हो। अब ये बातें हो सकती हैं मेरी कुछ लोगों को बहुत भारी सी लग रही हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत इतनी पढ़ने की नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे पहले बता दूँ, जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो ये मेरी भारी भरकम बातें गांठ बांध लीजिए कि ये करना ही है। मैंने पहले भी बताया कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। उस मेहनत को फुल प्रूफ बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ आदतों की बात करूँगा। अगर आप ये आदतें अपने में शामिल करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये अप्लाई किया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, तो मैं कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे बात करता हूँ कुछ आदतों पर जिनमें आपको सुधार करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादातर लोग कहते हैं 10 घंटा सो, 8 घंटे सो। ठीक है, दिमाग को अगर रेस्ट देना है तो इतना सोना चाहिए, लेकिन अगर आपको 1 साल ही है मेहनत करने के लिए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 8 घंटे 10 घंटे के बजाय आप 6 घंटे ही दीजिए, और बाकी जो 2 घंटे एक्स्ट्रा आप बचा रहे हो, 4 घंटे बचा रहे हो, उसको यूटिलाइज करिए स्टडी में, तब उसका बेनिफिट मिलता है, तब आप सक्सेस का मजा चखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा पहला पॉइंट है, इसमें मैं कहूँगा कि सोने के लिए आप लोग को जनरली लोग कहते हैं 8 घंटे 10 घंटे सोने चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट को हमारे यहाँ, अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं, तो वहाँ पर जो है लोगों को पहले ही, स्टूडेंट्स को पहले ही 4-5 गुण बता दिए जाते हैं कि ये स्टूडेंट्स के पास होने ही चाहिए। तो उसमें सबसे पहला तो सबसे एक अच्छी गुण तो ये है कि आपको कम से कम सोने के लिए कहा जाता है, जिसमें कहते हैं स्वान निद्रा वको ध्यानम, इस तरह से कुछ करके एक श्लोक है, मुझे पूरा अभी याद नहीं है। तो उसमें जो नींद होती है वो कहते हैं कि मतलब एक कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए कि ज़रा से भी आहट मिले तो तुरंत नींद खुल जाए। तो आपको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस तरह से मत सोइए, इस तरह से मत सोइए, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, आप जल्दी बेड पर जाइए, मतलब जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। जितनी जल्दी सोएंगे, नींद उतनी जल्दी पूरी होगी और उतनी जल्दी उठेंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रूव्ड है, और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप जितने भी वर्ल्ड के सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गए, एलन मस्क हो गए, या इस तरह के जो भी लोग हैं इंडस्ट्री के भी, अपने यहाँ के भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत सारे, इन सभी में एक खास बात है, जो एक कॉमन बात है जो आपको नोटिस करनी चाहिए, वो ये है कि ये सभी के सभी सुबह जल्दी उठते हैं। कोई 3 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, लेकिन उठते जल्दी ही हैं। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि सुबह जब जल्दी उठते हैं आप, तो आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, स्नान भी कर लेते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, कॉलेज भी चले जाते हैं, कॉलेज से लौटने के बाद खेलने भी चले जाते हैं, खेल कर के आते हैं, फिर बाकी जो आपके काम होते हैं घर के, वो काम भी करते हैं, फिर उसके बाद फिर बेड पर जाते हैं। मतलब एक दिन में आप काफ़ी सारे काम निपटा लेते हैं विद योर एन्जॉयमेंट, आप अपने अकॉर्डिंग एन्जॉयमेंट करने के बाद। तो आप, मेरा सजेशन है कि आप जल्दी सोइए और जल्दी उठा करिए। दूसरा, जब भी उठिए तो अपने दिन की शुरुआत किताबों से करिए, मतलब जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसी सब्जेक्ट को पहले उठा करके, भले ही 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, लेकिन शुरुआत उसी से करिए। इससे ये होगा कि आपके माइंड में जो फ़ोन चलाने का डिस्ट्रैक्शन आता है, या फिर नींद आने का जो डिस्ट्रैक्शन है, या फिर इधर-उधर के दिमाग में बातें आने का जो डिस्ट्रैक्शन है, ये ख़त्म होने लगता है धीरे-धीरे। ये ऐसा नहीं कि पहले दिन ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन को हटाता है।
तो इसलिए आप जब भी उठिए तो स्टार्ट अपनी पढ़ाई से करिए, दिन की शुरुआत हमेशा पढ़ाई से करिए। तीसरा है, अब चूँकि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग पे बर्डन भी पड़ेगा, दिमाग को हेल्दी भी रखना ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगा कि बल्कि हेल्दी होना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो गवर्नमेंट जॉब मत करिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करिए, बल्कि कोई जॉब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ के लिए पैसा खर्चा होता है, मेंटेन करने के लिए भी, और अगर हेल्थ बिगड़ गई है तो उसको सुधारने के लिए भी। तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट जॉब पे पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि आप कोई जो है कि जॉब करके पैसा कमाइए, पहले हेल्थ को सुधारिए। कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बीमार हैं, आपको कोई भी बीमारी है या थोड़ी बहुत भी हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हेल्थ को सुधारिए, उसके बाद तैयारी करने के लिए सोचिए। क्योंकि इस समय जो एनर्जी होती है आपके पास, उस समय तो झेल जाते हैं बीमारी को, और गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो आगे चल के दोनों पछतावा होगा। एक तो हेल्थ भी चला जाएगा, उसका भी पछतावा, दूसरा जॉब नहीं लगी, उसका भी पछतावा। तो दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करिए। और अगर आप हेल्दी हैं तो उस हेल्थ को मेंटेन करके रखिए। कैसे मेंटेन करेंगे आप? सुबह उठे, पढ़ाई किए, अपनी दिनचर्या करने के बाद आप 10 मिनट मेडिटेशन को दीजिए कम से कम, और कुछ रनिंग करिए, वर्कआउट करिए। इससे क्या होगा, दिन की बॉडी जो है धीरे धीरे आपकी सुबह की आदतों में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने लगेगा। और सुबह की जो हवा पानी होती है वो बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जितना कि कोई दवा नहीं करती है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने लगेगा। तो आपको थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस भी होना पड़ेगा सुबह के लिए। अब चौथी बात है, ये चौथी बात मेरी पहले से रिलेटेड है कि उठिए तो पहले जो है कि पढ़ाई से शुरुआत करिए, मतलब किताब खोलिए। लेकिन पढ़ाई कैसे शुरुआत करें? आपको हो सकता है बैठें, जैसी कॉपी खोल करके बैठिए, नींद आने लगे या दिमाग इधर उधर जाने लगे। तो इसको रोकने का एक सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आप पढ़िए उसको नोटबुक पर लिख कर के पढ़िए। भले ही आधे घंटे पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, लेकिन लिख कर पढ़िए। लिख कर पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि जितना आप, मतलब यूँ कह लीजिए, अगर 4 बार 5 बार पढ़ कर के या रट्टा मार के पढ़ते हैं और दिमाग में जितना जाता है उतना आपको एक बार में केवल लिखने से चला जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि 10 बार रट्टा मारने से अच्छा है लिख कर पढ़िए। तो एक बार जब भी कुछ भी पढ़िए, उसको जो है कि लिख कर पढ़िए। और अगर शुरुआत के दिन है, अब आदत नहीं बनी हुई है, तो आदत को सुधारने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी लिखिए थोड़ा-थोड़ा लिखना शुरू करिए, लिख-लिख करके पढ़ना शुरू करिए। और जैसे-जैसे लिख कर के पढ़ते चले जाएँगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उसकी आदत भी हो जाएगी, और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो भी धीरे-धीरे क्लियर होते जाएँगे। एक पूरी किताब या एक पूरे चैप्टर को बार-बार पढ़ने से अच्छा है कि एक कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर समझ लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा है। एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो उससे कई सारे चैप्टर्स के पॉइंट्स कवर होने लगते हैं। तो लिखकर पढ़ने से एक फ़ायदा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो चौथा पॉइंट, ये आदत में मेरी यही थी कि आप जब भी पढ़िए, लिखकर पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। अब पाँचवाँ है कि आप जो भी पढ़ाई करिए फुल कंसंट्रेशन के साथ, ज़बरदस्ती नहीं। थोड़ी देर ही पढ़िए लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। कंसंट्रेशन हटने लगे तुरंत जो कि बाहर घूम आइए, पानी पी आइए, टहल आइए। मतलब जैसे कंसंट्रेशन हटने लगे तो आप खुद ही पढ़ाई से हट जाइए, थोड़ी दूर के लिए, थोड़ी देर के लिए कहीं वॉक करके चले जाइए, वॉक करने चले जाइए, घूमने चले जाइए, जो भी कर सकते हैं करिए। उसके बाद आने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ में। ठीक है? ये तो हो गई पूरी जो है पढ़ाई करने के तरीके। अब इतना करोगे तो आपका दिमाग भी थकेगा, शरीर भी थकेगा, इसको एक दिन हफ्ते में रेस्ट दीजिए। तो मेरा छठवीं जो बात है आपको अपनी आदत में लाने के लिए कि हफ्ते में एक दिन आप अपनी पूरी बॉडी को, पूरी माइंड को पूरा रेस्ट दीजिए। ना उस दिन कोई पढ़ाई होगी, ना उस दिन कोई फिजिकल वर्कआउट होगा। उस दिन पूरा एन्जॉयमेंट, घूमिए फिरिए, मूवी देखने जाइए, रिलेशन में जाइए, जहाँ जा सकते हैं जाइए। उस दिन आप अपने आप को फ्री रखिए, मतलब पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगले दिन जब आप बैठेंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा, बॉडी भी फ्रेश रहेगी, और आपकी पढ़ाई भी उसी रफ्तार से चलनी शुरू हो जाएगी।
तो आप बॉडी की या फिर इनके लिए दिमाग की स्पीड हमेशा एक जैसा नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, ये हमारा बिल्कुल साइनोसॉइडल जो है वेव की तरह चलता है, एक बार चढ़ेगा फिर अप डाउन होगा, फिर चढ़ेगा फिर डाउन होगा। तो मतलब आप मंडे से मेहनत करना शुरू करते हैं तो उस दिन जो है कि बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, समझ भी ज़्यादा आता है, तो उस दिन हमारा जो कि ग्राफ ऊपर चढ़ता है। मतलब जो एनर्जी की बात करें तो उस दिन हमारा उस दिन से एनर्जी ग्राफ बढ़ने लगता है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक जाते जाते डाउन होने लगता है। तो संडे को आप एक दिन रेस्ट ले लो, फिर से वही ग्राफ ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो आप एक दिन जो है कि अपने आप को बिल्कुल फिट पाएंगे। तो एक दिन गैप जरूर दीजिए। अब एक सातवीं बात यह है आपको कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़िए तो पहले बात तो आप एक सब्जेक्ट चूज करिए जो आपको सबसे आसान लगे। फिर उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक चूज करिए जो उसमें भी सबसे आसान लगे। मतलब शुरुआत आप अच्छी कर देंगे तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। एक कहावत भी है कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो आप अगर शुरुआत अच्छी करते हैं तो काम आपका आधा ऐसे ही हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि जो भी सब्जेक्ट उठाइए वो आपके इंटरेस्ट का हो और जो टॉपिक उठाइए वो भी इंटरेस्ट का हो। शुरुआत के लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें आगे चल करके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। तो सिलेबस में भी जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है पहले उसको चूज़ करिए और उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक आसान लगता है उसको चूज़ करिए, स्टार्ट उसी से करिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो है कि काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। अब उसके बाद एक आठवां जो हैबिट है वो मैं ये बताऊंगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़िए सब्जेक्ट को 1 बाय 1 पढ़िए। ये नहीं कि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें, नहीं, 1 बाय 1 पढ़िए। एक सब्जेक्ट पढ़िए, मतलब शॉर्ट पेपर उठाइए, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके नोट्स तैयार करिए। जब वो सब्जेक्ट तैयार हो जाए तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते जाइए। तो 1 बाय 1 करिए। या ऐसा नहीं कि सारे एक साथ। दिमाग है हमारा, इसको खिचड़ी नहीं बनानी है, सारे कॉन्सेप्ट को मिलाना नहीं है। इसलिए एक सब्जेक्ट एक बार में पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। अब आप कहोगे कि सर ये फिर जो है कि दिमाग से सब हटता जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये दिमाग से हटता जाएगा। तो दिमाग को उस कॉन्सेप्ट पर लगाने के लिए आपको बीच-बीच में उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ भी करते रहना चाहिए। आगे मैं बताऊँगा कैसे रिवाइज़ करते हैं, वो भी बताऊँगा मैं। ठीक है? तो आपको 8वां मेरा जो हैबिट रहेगा आपको सजेस्ट करने का, वो ये रहेगा कि एक सब्जेक्ट एक बार में ज़रूर पढ़िए। एक ही सब्जेक्ट पढ़िए एक बार में। अब 9वां जो सबसे इम्पोर्टेंट आदत है, ये थोड़ा-सा आप लोगों के लिए मुश्किल भी होगा, लेकिन जो लोग शुरू से पढ़ते हैं उनके लिए आसान भी होता है और अच्छा भी रहता है। और वो नियम ये है, या यूँ कह लो ये वो आदत ये है कि जब भी पेपर हो तो पेपर से एक दिन पहले कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई बंद। आराम से घूमिए फिरिए, सब कुछ करिए। क्यों? क्योंकि जब आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं तो दिमाग हमारा थका रहता है, तो उसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। अगर दिमाग को हम रेस्ट नहीं देते हैं तो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आते हैं। और ये मिस्टेक्स हमें तब समझ आती हैं जब हम पेपर देकर घर आ जाते हैं और 2-4 दिन नहीं पढ़ते हैं। दिमाग जब रिलैक्स होता है और वो जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो रिवाइंड करते हैं हमारे दिमाग में, तो हमें वो कॉन्सेप्ट याद आता है, यार ये कॉन्सेप्ट तो मैंने यहाँ पढ़ा था लेकिन मैंने आंसर तो ये लगा दिया, जबकि आंसर उसका ये होगा। तो ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो रीज़न यही है कि हम दिमाग को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं। हम अगर हमारा जो है कि मान लीजिए अगले मंडे को पेपर है तो हम क्या कर रहे हैं, इसी मंडे से पढ़ना शुरू कर दिए, लगे पड़े हैं, संडे तक एकदम खींच के पढ़ रहे हैं, मंडे को भी सुबह तक पढ़ रहे हैं। हालत ये हो जाती है दिमाग की कि वो इतना थका रहता है कि आप जो पीछे पढ़े हुए हैं वो कॉन्सेप्ट भी पूरा तरीके से याद नहीं रहता है। तो हम सिली मिस्टेक्स करते आते हैं। तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी बात यह है सिली मिस्टेक्स को रोकने का, और दिमाग को 2 घंटे या 3 घंटे का जितने समय का भी पेपर होता है, दिमाग को 100% यूटिलाइज करना है तो दिमाग को एक दिन पहले ही रेस्ट जरूर दीजिए। और वो यही तरीका है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले एकदम पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए। जब सुबह जाना हो एग्ज़ाम के समय बस एक बार फार्मूले या जो आपने नोटबुक बना रखा है बस हल्का से रिवाइज कर लीजिए, बस चले जाइए, ताकि दिमाग को लगे कि हाँ ये पढ़ा हुआ चीज़ है। इससे क्या होगा, आप 100% दे पाएंगे एग्ज़ाम में।
ठीक है, तो ये 9 आदतें हैं। अगर आप ये 9 आदतें अपने अंदर ले आते हैं तो इसमें मैं एक गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी अब ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास जो मैं दे सकूँ, हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकले, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर एक बात के लिए एक बात मैं मान भी लेता हूँ, नेगेटिव साइड ले लेता हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाते हैं तो कोई बात नहीं, उस समय तक या उस अटेम्प्ट तक आपने जितना कुछ पढ़ा होगा, जितना कुछ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने पूरी जी जान लगा करके जो है कि तैयारी किया। ठीक है, आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन रहेगा, तो ये आपको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट टाइम और अच्छी मेहनत करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत हाई होगा। आप खुद अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेंगे, एकदम संतुष्ट महसूस करेंगे। तो यहाँ पर घबराना नहीं है कि मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो की बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। अगर दूसरे अटेम्प्ट में ही नहीं होता है तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आपको जो उससे रिलेटेड आसान लगता है फिर उसको पकड़िए। मैं इसमें नहीं कहूँगा कि आप 4 साल 5 साल लगाइए, नहीं, 4 साल 5 साल लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर पहला, वैसे तो मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी से पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाना चाहिए। और नहीं निकलता है तो मान लीजिए एक बार हम कह लेते हैं कि कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं या हेल्थ इशू आ जाती हैं बीच में, तो दूसरे अटेम्प्ट में कोशिश करें, लेकिन करिए ज़रूर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आप तीसरा चौथा पाँचवा, नहीं, मैं इतना नहीं कहूँगा। अब इसके बाद मैं कहूँगा आप अपना जो कि पहले सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए, उसके बाद देते रहिए, क्योंकि घर वालों को भी आपसे उम्मीदें रहती हैं कि पढ़ाई कर लिए हो तो अब घर में कुछ इनकम आना चाहिए, अपना खर्च खुद से देखिए। तो मैं इतना सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ज़्यादा समय मत दीजिए, पहले या दूसरे अटेम्प्ट में कोशिश करिए। और वो कैसे होगा, ये जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं, आदतें बताई हैं, इनको डालेंगे तभी हो पाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप जब सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है जो मैंने पहले भी बताया कि जो आपको सिलेबस चूज़ किया है, सिलेबस में से सब्जेक्ट चूज़ करिए जो आपके इंटरेस्ट का हो। मतलब ढेर सारे सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट चूज़ करिए और शुरुआत सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक से ही करिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस देखिए, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है उसको अपनी स्पाइरल बाइंडिंग में नोट करिए। ऊपर पहला कॉपी का सब जो 4-5 कलर के पेपर होंगे उसमें से एक कलर चूज करिए एक सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट का नाम पहले पेज पर डालिए। अंदर जो चैप्टर आपको पसंद उस चैप्टर का नाम डालिए और पहला हेडिंग डालिए टॉपिक का जो आपको समझ में आता है। उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट लिखिए और नीचे उसके जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन पॉइंट है, जितना डीपर कॉन्सेप्ट है वो सब उसमें उसी में उसे थोड़ी में एक लाइन दो लाइन में लिखते जाइए जो आपको समझ में आ जाए। खोलने के बाद ऐसा हो कि पूरी किताब का एक ही निचोड़ एक ही 2 लाइन में, 4 लाइन में, 6 लाइन में, 10 लाइन में आ जाए। मतलब एक कॉन्सेप्ट आपका तुरंत आ जाए, उतने में ही समझ में आ जाए। ऐसे नोट तैयार करना है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे आपको हर बार एक नया नया जो है कि कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा, वो कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को उसी में नोट करिए, आगे पीछे जिधर भी हो सकता है, बस उसी टॉपिक के आसे मतलब जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है उसी कॉन्सेप्ट के आगे पीछे रिलेट करके लिखिए, जिसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स तैयार करना। तो ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बिल्कुल गागर में सागर जैसा हो जाएगा कि मतलब छोटी सी गागर में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने डाल दी हैं, तो उस तरह का नोट हो जाएगा ये। तो आप क्या करिए, जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनसे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से, सॉरी, कौन से टॉपिक पढ़ना। अब जब सॉल्व पेपर से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता भी होता है कि इस चैप्टर से, या यूँ कह लो कि इस किताब से किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट अटैक करेंगे उसी टॉपिक पर जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हैं तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन सेट करे आप उसको एक बार अटेम्प्ट कर ही लेंगे। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था कि आप जो भी कॉन्सेप्ट है उनको जो है कि शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लीजिए। अब ऊपर हमने बता दिया, तीसरा नोट्स भी उसी पर है कि मैंने बता दिया कि आप जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से देखेंगे आप, तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने बताया कि जैसे
क्वेश्चन देखिए कहाँ से, शॉर्ट पेपर से। कॉन्सेप्ट को कहाँ से समझेंगे, स्टैंडर्ड बुक से। स्टैंडर्ड बुक्स का जो शॉर्ट नोट से कहाँ तैयार करेंगे, वो तैयार करेंगे नोटबुक में। यानी कि किताब की शॉर्ट नोट्स इसी में तैयार करनी है, किसके अकॉर्डिंग, जो शॉर्ट पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से। इससे क्या होगा, मैंने बताया आपको कि बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे जो है कि अटैक करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो टॉपिक पूछा जाता है आप वहीं के आंसर नोट करेंगे। तो आपको इससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जो कि मटेरियल तैयार हो जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, अब अगर आपका एक सब्जेक्ट ऐसे करते करते एक चैप्टर, दो चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, मतलब एक सब्जेक्ट तैयार हो जाए, तो फिर यही काम दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी करिए, फिर तीसरे सब्जेक्ट के लिए, फिर चौथे सब्जेक्ट के लिए। हो सकता है आप 2-3 सब्जेक्ट ही अच्छे से कर पाएँ, उसके बाद आपका एग्ज़ाम आ जाए, तो डरिए मत। ये 2 सब्जेक्ट पर भी अगर आपका कमांड है, और उस 2 सब्जेक्ट से अगर किस्मत अच्छी रही तो भी, और नहीं रही तो भी, अगर उस 2 सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप जो ऑन एन एवरेज लोग क्रैक करते हैं उनसे तो ज़्यादा ही अच्छा क्रैक कर पाएंगे। तो घबराना मत, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट जितने भी तैयार हो जाए अच्छे से तैयार करिए। ठीक है। अब पांचवा, अब ऐसे ही सारे सब्जेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो आपके पास आपके गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे शॉर्ट नोट्स बिल्कुल तैयार हो गए। अब पूरी किताब पढ़ने के बजाय आप केवल शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके चले जाएंगे, पेपर दे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाह रहा था, मैं जो पहले बताया था आपको कि अगर आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएं तो कैसे उसको दिमाग में बनाए रखना है, उसके लिए है। जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो गया, तो अब आप दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। अब जब दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो उसमें पहले वाले सब्जेक्ट्स जो हैं उसके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वॉश आउट होने लगते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को बनाए रखने के लिए आपको बीच बीच में पहले सब्जेक्ट को भी रिवाइज करते रहना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस रिवाइज करते रहना। देख रहे हैं शॉर्ट नोट्स बना रखा है, मेहनत से बनाया है, तो आपको, आपने खुद बनाया है तो जाहिर जाहिर सी बात है ज़्यादातर चीज़ें आपको याद रहेंगी, बस एक बार रिमाइंड करना रहेगा। तो आप पहले 1 हफ्ते बाद रिमाइंड करिए, फिर 1 महीने बाद रिमाइंड करिए, फिर 1 साल बाद रिमाइंड करिए। ऐसा करने से क्या होगा, कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट पर आपका ऐसा कमांड हो जाएगा, आपको इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो आप जो भी एक सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं उसको जब दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट को 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, मतलब रिमाइंड करते रहिए। और एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपको सारा ही पढ़ के जाना है, तो एक बार और ये रिवीजन अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हमने बता दिया, इतनी सारी चीज़ें थी। कुछ लोगों को मैंने बताया था पहले ही कि ये बातें मेरी बहुत भारी भरकम लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड, अनुशासित होना पड़ेगा, बहुत ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब आपको सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के ये बनेगा। लेकिन ये अगर आपको सक्सेस होना है गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब पाने वाले लोग हैं, अगर मैं इसकी बात छोड़ दूँ, रिकमेंडेशन की बात छोड़ दूँ, क्योंकि पहला का रिकमेंडेशन भी तब काम आता है जब पहले एग्ज़ाम क्रैक होता है। तो पहले एग्ज़ाम क्रैक करना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये बहुत भारी भरकम है, तो आप अभी से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद गवर्नमेंट जॉब आप कर ही नहीं पाएंगे, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ही नहीं पाएंगे, क्रैक कर ही नहीं पाएंगे। और अगर क्रैक करना है तो आपको ये करना ही चाहिए। और जितने लोग भी क्रैक किए होंगे, कहीं ना कहीं ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, सारी जो निचोड़ है, ये सारी चीज़ें वो करके आए होंगे। हो सकता है कुछ की 1 आध 2 आदतें अब बदली हों, लेकिन मेहनत तो उनको वैसे ही करना पड़ा होगा जैसे मैंने बताया। ठीक है। और जब ये आप करते हैं तो एक बार अगर आप सक्सेस हो गए, तो फिर आपकी आगे की पीढ़ियाँ भी धीरे धीरे सक्सेस हो जाएंगी, क्योंकि आपकी दी हुई, देखी हुई मेहनत को आपके घर वाले भी धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, बच्चे भी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर परिवार भी उसी हिसाब से उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है, तो वो भी थोड़ी मेहनत उसी हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये था मेरी तरफ से गवर्नमेंट जॉब का जो फुल प्रूफ स्ट्रेटजी और ब्लूप्रिंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आएंगी,
और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये करना पड़ेगा। ये सारी बातें उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो एक्सेप्ट करिए इनको, और आने वाले चैलेंज को भी जो है कि एक्सेप्ट करिए और उसको क्रैक करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।